हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। अब आज हम ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी के पोर्शन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी में के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को भूआकृतिक विज्ञान बोला जाता है या इसी को स्थलाकृतिक विज्ञान बोला जाता है। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से पोर्शन आते हैं, सबसे पहले हमें उसको समझना होगा कि इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जो पोर्शन आते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखो जियोमॉर्फोलॉजी को भूआकृतिक विज्ञान या स्थलाकृतिक विज्ञान बोला जाता है। उसके बाद आपका क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बाद ओशियनोग्राफी, ठीक है, समुद्र विज्ञान। अब ओशियनोग्राफी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है बायोस्फीयर, ठीक है, ज्योमंडल बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या है कि आपके इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारा पीटी के स्तर पर भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के स्तर पर भी है और मेंस में ऑप्शनल के स्तर पर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको ऑप्शनल के लेवल से लेकर चलते हैं ताकि हमारा जो जीएस का पेपर है वो भी सॉल्व हो जाए और उसी जीएस के बेसिस पर क्या होगा, जो हमारा पीटी होगा वो पीटी भी क्या क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या रहेगा कि हम ऑप्शनल के बेसिस से लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये जीएस के लेवल पर भी है और पीटी में भी आता है। तो ऑप्शनल के बेसिस से लेकर चल रहे हैं, जीएस भी पीटी हमारा सब कवर होगा। ठीक है, और ये सिलेबस लिखा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी का। हम जिस पोर्शन में इंटर करेंगे उस पोर्शन का क्या करते जाएंगे, सिलेबस का अध्ययन करते जाएंगे। एक दिन आपको पूरा डिटेल में कि जीएस के पोर्शन कितने हैं और जीएस में किन किन पेपर में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में जीएस में जानते हो क्या है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। अब भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल मतलब उस भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं सबका अध्ययन करना है। ठीक, अब उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस जियोमॉर्फोलॉजी को, ये ऑप्शनल का क्या है, ऑप्शनल का है सिलेबस। इसमें सबसे पहला भाग क्या है, भूआकृतिक विकास के नियंत्रक कारक। मतलब जो भूमि की आकृति हुई है, उसको भूमि का विकास हुआ है, उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया गया है। मतलब जो भूमि की आकृति का जो विकास हुआ है उस किस प्रकार से कंट्रोल किया गया है, उसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। उसी भू आकृतिक विकास के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। उसी के आगे बढ़ते हैं तो भू परपटी का उद्गम एवं विकास, भूमि के जो परत है, लेयर हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, उनसे संबंधित हम गतिविधियों की बात करेंगे। ठीक, अब फिर आगे है भूचुंबकत्व के मूल सिद्धांत, जियोमैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल जो थ्योरी है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब पृथ्वी के अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार से है, किस प्रकार की दशाएं हैं, ठोस अवस्था है, लिक्विड है या अर्ध तरल की अवस्था में है, हम इनसे संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, भू अभिनति, भूमि का जो अभिनति मतलब अंदर की ओर जाना, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, उससे संबंधित जो वैगनर का सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का, उससे संबंधित बातें करेंगे। समस्थिति, आइसोस्टेसी। ठीक है, अब समस्थिति क्या होती है, पृथ्वी में आप तो देखें तो उत्थान की क्रिया, धसान की क्रिया, ये सब क्रिया चल रही हैं, साथ साथ हो रही हैं। कहीं अगर निर्माण हो रहा है तो कहीं विखंडन हो रहा है, जिसके कारण एक स्थिति क्या बनी हुई है जिसे समस्थिति बोला जाता है। ठीक है, आगे प्लेट विवर्तनिकी हो गया। फिर क्या है, पर्वतोत्पत्ति के संबंध में अभिनव विचार, मतलब पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके संदर्भ में जो विचार आए हैं हम उन विचारों को जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखिता, वोल्केनिज्म। ठीक, ज्वालामुखिता के अंतर्गत हम ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी से संबंधित जितनी बातें होगी हम उसमें करेंगे। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। भू आकृतिक चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संकल्पना। भू आकृतिक चक्र मतलब भूमि की आकृति किस प्रकार से हो रही है कि स्थल मंडल के नीचे
जो तरंगे हैं उन तरंगों का एक चक्र है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर विकासात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, उत्थान दशान की क्रिया हो रही हैं, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। ठीक, अनाच्छादन का सिद्धांत, ठीक, अनाच्छादन का सिद्धांत, कालानुक्रम से संबंधित बातें करेंगे, जलमार्ग आकृति विज्ञान से संबंधित बातें करेंगे, अपर्दन पृष्ठ हो गया, प्रवणता विकास, अनुपयुक्त भू आकृति विज्ञान। अब अनुपयुक्त भू आकृति विज्ञान हो गया, ठीक है। अब यहीं भूजल विज्ञान भी है, मतलब किस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर नदियाँ अपना मार्ग बनाकर चलती है, उससे संबंधित बातें। आर्थिक भू विज्ञान एवं पर्यावरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब ये जानते हैं क्या, ये भी एक इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है कि विकासात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उन विकासात्मक गतिविधियों के द्वारा हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या पड़ता है, उससे संबंधित बातें। अब उसी इन्वायरमेंट के जब आगे बढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भूआकृतिक विज्ञान, भूआकृति में जब परिवर्तन हो रहा है तो औद्योगिक जो नीति है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उस पर जो विकास हो रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित बातें करेंगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने ऑप्शनल के लेवल पर उसका जो सिलेबस है हमने उसको डिफाइन किया। अब वे नोट्स बस मतलब पूरी वन लाइनर नोट्स रहेगी, उस नोट्स में क्या है एक वन लाइनर पूरा की नोट्स रहेगी कि पॉइंट लिखा होगा, उसी के बेसिस पर हम चलेंगे। ठीक। अब औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनका विकास हो गया। अब इसी के बेसिस पर क्या होगा कि आप जो नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले किसी की भी नोट्स बनाओ, कहीं से भी पढ़ो, तो क्या करना कि स्टार्टिंग से पहले ही क्या अपना सिलेबस डिफाइन कर लेना। सिलेबस रहेगा, देखते रहोगे तो वो चीज़ माइंड में रहेगी और साथ ही साथ उस चीज़ के पढ़ने में आसानी होगी। एक वे मिलेगा कि आपका एक जो टारगेट है वो टारगेट फिक्स रहेगा, भटकोगे नहीं। ठीक है। अब इस जियोमॉर्फोलॉजी के आज हम भूआकृतिक विकास के नियंत्रक कारक हैं, उससे संबंधित जो बातें हैं अब हम उसके संबंधित बातों को करते हैं। तो अब हम बात करते हैं भू आकृतिक जो विज्ञान में है, भू आकृतियाँ, प्रकार एवं उत्पत्ति। पहला यह टॉपिक है भू आकृतियाँ, मतलब उस भूमि के ऊपर जो आकृतियाँ हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, हम उनकी बातें करने जा रहे हैं कि भू आकृतियाँ होती क्या हैं। भू आकृतियाँ मतलब भूमि की आकृतियाँ। ठीक। तो पृथ्वी की सतह पर जो आकृतियाँ हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, भू आकृतियाँ। ठीक। भू आकृतियाँ पृथ्वी की सतह भूपटल पर स्थित भौतिक आकृतियाँ, भौतिक आकृतियों को भू आकृतियाँ बोला जाता है। अब भौतिक आकृति क्या होती है, वे आकृति जिसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, हाँ आकार में परिवर्तन हो गया। अब मान लो मृदा है, मृदा में अनाच्छादन की क्रिया हुई, अनाच्छादन की क्रिया के फलस्वरूप बड़े बड़े जो मृदा के कण होते हैं वो अपर्दन की क्रिया द्वारा अपक्षयन और अपर्दन की क्रिया द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। परंतु मृदा है तो मृदा का गुण थोड़ी ना परिवर्तित हो रहा है, बल्कि आकार में परिवर्तन हो जा रहा है। आकार में परिवर्तन हुआ, साइज में परिवर्तन हुआ, परंतु उसकी रासायनिक संरचना, मृदा है तो मृदा ही रहेगी, वो सोना चांदी नहीं बन जाएगी। ठीक। मृदा है तो मृदा ही रहेगी। अब ये जो भू आकृतियाँ होती हैं ये भौतिक संरचना तथा उच्चावच का क्षेत्र होते हैं, ऊंचा नीचा क्षेत्र होते हैं। भौतिक संरचना आपको बता ही दिया कि ऐसी संरचना जिसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु आकार में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए भौतिक आकृतियाँ, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब संरचनाओं को क्या भू आकृतियाँ बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पटल पर ही ये सब आकृतियाँ पाई जाती है। ठीक है। अब इस भू आकृतियाँ के पीछे कारक कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दो कारक होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। अंतर्जात बल को इंडोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल को एक्सोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है। अंतर्जात बल क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल बोला जाता है, पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र से उत्पन्न बल को बहिर्जात बल बोला जाता है। अब इससे आगे हम अंतर्जात और बहिर्जात जो बल हैं उनमें डिफरेंस की बातें करते हैं, साथ ही साथ इस अंतर्जात और बहिर्जात बल के द्वारा किस प्रकार से जो आकृतियां हैं पृथ्वी की सतह पर उन आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उनसे संबंधित हम बातें करते हैं। हम अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अंतर्जात बल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो आंतरिक घटनाओं के द्वारा, आंतरिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार से आंतरिक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। अंतर्जात बल हमने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले बल। ठीक। अब मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी है,
पृथ्वी है तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाते जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होने के कारण दबाव में भी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि होती है। अब उस दाब में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अब टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है वो अब क्या होती है कि मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेती है। मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। अब चट्टानों में पिघलने के कारण क्या होता है कि जब चट्टानें पिघलने लगती है, चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेती हैं, तो उस चट्टान के पिघलने के कारण चट्टानें क्या होती हैं कि जो तापीय तरंग चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थों के सक्रिय होने के कारण क्या तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब उस तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण क्या होता है, जो स्थल मंडल की निचली परतों में क्या देखा जाता है कि तरंगे अब जब हॉरिज़ॉन से निकलकर स्थल मंडल के नीचे चक्रीय रूप से गमन करती हैं तो उसी के कारण क्या होता है पृथ्वी की सतह पर आकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं अंतर्जात बल से संबंधित जितनी बातें हैं कि सबसे पहले पृथ्वी है तो पृथ्वी के जब हम आंतरिक क्षेत्र में जाते हैं तो घनत्व में क्या होती है वृद्धि होती है। उसको इस डायग्राम से समझते हैं कि ये महाद्वीप है और ये महासागरीय क्षेत्र है, क्या है नीतल, ठीक है। जब हम महासागर के नीतल से 100 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट नहीं प्राप्त कर पाती और मेल्टिंग पॉइंट नहीं प्राप्त कर पाने के कारण क्या होता है चट्टानें ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। जब हम 100 किलोमीटर से आगे बढ़ते हैं 200 किलोमीटर तक जाते हैं तो देखते हैं कि चट्टानें क्या होता है अर्ध तरल घनत्व में वृद्धि होने के कारण दाब में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण अब क्या तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेती हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के पश्चात क्या होता है कि चट्टानें पिघलने लगती हैं। अब उस चट्टानों में पिघलने के कारण एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी जब रिलीज़ हुई तो इस चट्टानें जब पिघलने लगी तो चट्टानें क्या 100 से 200 किलोमीटर के मध्य की जो चट्टानें होती हैं वो अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उस पदार्थ के सक्रिय होने के कारण तथा विखंडन होने के कारण क्या देखा जाता है एनर्जी रिलीज होती है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता के कारण यहाँ चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त कर लेती हैं। उस मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के पश्चात क्या चट्टाने के पिघलने के कारण चट्टान 100 से 200 किलोमीटर के मध्य पृथ्वी के आंतरिक भाग में अर्ध तरल अवस्था की परत पाई जाती है। अब हम फॉर्मूला तो समझते हैं क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन और दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। हाँ, अब बल बटे क्षेत्रफल होता है जहाँ जो घनत्व d होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके वॉल्यूम के होता है। उसी प्रकार प्रेशर जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एरिया। अब जब डी पी indirectly proportional to A तो P is also indirectly proportional to V, then D is indirectly proportional to V and P is also indirectly proportional to V, then जो घनत्व है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा P के, ठीक। अब जो हमने बातें यहाँ समझी कि जब पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या होता है कि गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में भी क्या होती है वृद्धि होती है। अब जब तापमान में वृद्धि हुई तो महासागर के जो नीतल होता है तो महासागर के नीतल से 100 किलोमीटर तक क्या चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट को नहीं प्राप्त कर पाती हैं। हमने काटा है वे नोट्स बना रहे हैं तो वे नोट्स में बस की पॉइंट्स लिखना है, ठीक। उससे आगे बढ़ते हैं। जब 100 से 200 किलोमीटर के मध्य जब हम जाते हैं तो चट्टानें क्या होती हैं मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेती हैं। अब चट्टानों के द्वारा मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करने के पश्चात चट्टानें पिघलती हैं और अर्ध तरल अवस्था की परत का निर्माण होता है। अब यहाँ अर्ध तरल अवस्था को ही प्लास्टिक दुर्बल मंडल बोला जाता है। 100 से 200 किलोमीटर के मध्य की जो चट्टान होती है उसे प्लास्टिक दुर्बल मंडल बोला जाता है, ठीक है। अब इस प्लास्टिक दुर्बल मंडल के कारण क्या होता है तापमान में अधिकता हुई। अब तापमान में अधिकता के कारण चट्टानें मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त की। अब चट्टानों के मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के कारण चट्टानें पिघलने लगी। अब जब चट्टानें पिघल रही हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता के कारण उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी हो रही है वो रिलीज़ हो रही है, तापीय ऊर्जा तरंग के रूप में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब जब तापीय ऊर्जा तरंग के रूप में एनर्जी रिलीज़ होती है तो वही स्थल मंडल के नीचे चक्रीय रूप से गमन करती है, ठीक। अब जब स्थल मंडल के नीचे चक्रीय रूप से गमन कर रही है तो उसके कारण उत्थान धसान विखंडन संपीड़न ज्वालामुखी भूकंप से संबंधित क्रियाएं घटित होती हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या पृथ्वी की जो स्थलीय भाग होता है उस स्थलीय भाग पर स्थल रूपी जो आकृतियां हैं उन स्थल रूपी आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए कि हमारे जो महाद्वीप है इसको भी डायग्राम से समझना है कि महाद्वीप है और यह महासागर है। तो हमने बात की कि जब हम 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के मध्य जाते हैं तो
चट्टानें क्या मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेती हैं। मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त की तो चट्टानों में क्या हुआ, पिघली। अब जब चट्टानें पिघल रही हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता के कारण चट्टानों से एनर्जी रिलीज हो रही है पिघलने के कारण। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है तापीय ऊर्जा तरंग, वो स्थल मंडल के नीचे क्या करती है, चक्रीय रूप से गमन करती है। अब जब वो चट्टानें एक दूसरे से दूर की ओर जाती हैं, दूर होती जाती हैं, तो विखंडन की क्रिया होती है, टूटती है, विखंडित हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है तो गैप होगा। अब वहीं जब चट्टानें आके एक दूसरे से मिलती हैं तो प्रेशर क्रिएट करती हैं, उसके कारण क्या संपीड़न की क्रिया होती है। अब इसी प्रकार से जब आगे बढ़ें तो यहाँ पर चट्टान भी एक दूसरे से क्या हो रही है, अब जो मिल रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, अब जहाँ से तापीय ऊर्जा तरंगों, अब चट्टानों के पिघलने के कारण तापीय ऊर्जा तरंग क्या होता है, निकलती हैं, उसे हॉट जोन बोला जाता है। ठीक है, अब इसी अंतर्जात बल के द्वारा दो प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। एक प्राथमिक भू आकृति, जिसमें सबसे पहले हमने बात किस पे की, महाद्वीप और महासागर पर। तो प्राथमिक भू आकृति क्या हुई, हमारा महाद्वीप और महासागर। अब इन्हीं महाद्वीप और महासागरों पर अंतर्जात बल के द्वारा क्या होता है कि वलन, भ्रंशन, उत्थान, धसान, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, द्वितीय भू आकृतियाँ बोला जाता है। ठीक, अब ये अंतर्जात बल का पूरा फॉर्मेट है। अब इससे आगे बहिर्जात बल से संबंधित जितनी बातें हैं हम उनको करते हैं। अब हम बहिर्जात बल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो बहिर्जात बल है, जिसे एक्सोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है, वो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता क्या है। एक्सो का मतलब होता है बाह्य और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र से जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है, बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है। अब ये एक्सोजेनेटिक फोर्स करता क्या है कि जो पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा जो उत्पन्न भू आकृतियाँ होती हैं, उन भू आकृतियों में क्या करता है, काट छांट, समतलीकरण का कार्य करता है। मतलब जो अंतर्जात बल के द्वारा जिन भू आकृतियों का निर्माण हुआ होता है, उन भू आकृतियों में परिवर्तन का कार्य एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, बहिर्जात बल क्या है कि पृथ्वी के बाह्य से उत्पन्न बल, जो अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न जो भू आकृतियाँ होती हैं उसमें काट छांट, समतलीकरण का कार्य करता है। अब जो बहिर्जात बल के द्वारा अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न जो आकृतियाँ होती हैं उसमें काट छांट, समतलीकरण का कार्य जो किया जाता है, तो इस समतलीकरण के कार्य को बोला क्या जाता है, इसे डेनुडेशन, अनाच्छादन की क्रिया बोला जाता है। अब अनाच्छादन की क्रिया क्या होती है कि अनाच्छादन की क्रिया दो प्रकारों में होती है, जिसे अपक्षयन और अपर्दन बोला जाता है। इस अपक्षयन और अपर्दन का एक कंबाइंड रूप ही क्या है, डेनुडेशन, अनाच्छादन होता है। अब हमें जानना होगा कि अपक्षयन क्या है, अपर्दन क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो अपक्षयन है और अपर्दन है ये किन कारकों के द्वारा घटित होता है। हम बात करें अगर अपक्षयन की, क्षरण हो रहा है, क्षरण कैसे होगा, बारिश हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्या होता है, जो वर्षा होती है उसके द्वारा, एसिड रेन के द्वारा अब हमारी जो इमारतें हैं उन इमारतों में एक क्षरण का कार्य होता है। ठीक, अब जो इमारतों को क्या करता है, कमज़ोर करता है। ठीक, अब अपक्षयन क्या है कि जलवायु संबंधी जो कारक हैं उन कारकों के प्रभाव से घटित होने वाली क्रिया होती है। अब जलवायु संबंधी जो कारक हैं जिसमें ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि जलवायु संबंधी कारक हैं जो अपक्षयन की क्रिया के घटित होने में सहायक होते हैं। मतलब उस अपक्षयन की क्रिया जलवायु के कारकों के प्रत्यक्ष प्रभाव के द्वारा ही क्या घटित होती है। इसी प्रकार अपर्दन की बात करें कि जो अपर्दन है, अपर्दन की क्रिया किन कारकों के प्रभाव से होती है, किन कारकों के प्रभाव के द्वारा अपर्दन की क्रिया घटित होती है। तो अपर्दन की क्रिया के लिए गतिशील कारक जिम्मेदार होते हैं। अब गतिशील कारक जिम्मेदार होते हैं जैसे नदी हो गई, भूमिगत नदी हो गई, हवाएं चल रही हैं, अब समुद्री तरंगे हैं, ये क्या करती हैं कि जो चट्टानें विखंडित होती हैं उन विखंडित चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब इनके द्वारा क्या होता है कि लंबी दूरी विस्थापित की जाती है चट्टानों में। ठीक है, विखंडित जो पदार्थ होते हैं उन विखंडित पदार्थों में क्या होता है, अत्यधिक दूरी तक विस्थापन होता है। हमने उस अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत अपक्षयन और अपर्दन के जो कारक हैं उन कारकों को जाना। अब समझते हैं कि अपक्षयन की क्रिया क्या है। कि जैसा भी बताया कि जलवायु के प्रत्यक्ष प्रभाव से घटित होने वाली क्रिया होती है, प्रत्यक्ष कारकों के प्रभाव से घटित होने वाली क्रिया है। अब जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है और विखंडित जो चट्टान होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनका अधिक दूरी तक इसमें विस्थापन नहीं होता। ठीक,
अब वहीं अपर्दन क्या होता है कि अपर्दन गतिशील कारकों के प्रभाव से घटित होने वाली क्रिया होती है, जिसमें विखंडित जो चट्टानें होती हैं उन विखंडित चट्टानों का अधिक दूरी तक क्या होता है, विस्थापन होता है। अब जैसे नदियाँ क्या होती हैं, पर्वत से निकल रही हैं, तो जिन पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं वो उन पर्वतीय क्षेत्रों से क्या करती हैं, मृदा को प्रवाहित करके मैदानी क्षेत्रों में तक ले आती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में मृदा का प्रवाह लेकर आई जाती है, नदियों के द्वारा जो मृदा को बहा कर लेकर आई जाती है, उसके द्वारा क्या होती है कि डेल्टाई भाग का निर्माण होता है। अब नदी जो क्षेत्र है, नदी का जो मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग का निर्माण होता है, बाढ़ के मैदान जिसे बोलते हैं उसका निर्माण होता है। अब समझते हैं कि इस अपक्षयन और अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि हम जो अंतर्जात बल के द्वारा जो प्राथमिक और जो द्वितीयक भू आकृतियों का निर्माण हुआ था, इस अनाच्छादन की क्रिया के अंतर्गत अपक्षयन और अपर्दन है, इनके सम्मिलित प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक भू आकृतियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे नवीन भू आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तृतीय श्रेणी की भू आकृति। ठीक है। अब इसमें हमने बताया कि चट्टानों का अपक्षयन हुआ, अपक्षयन हुआ, तो अपक्षयन के पश्चात तो चट्टान अत्यधिक दूरी तक विस्थापित नहीं होती। वहीं अपर्दन के कारकों के द्वारा क्या होता है, चट्टानों का अत्यधिक दूरी तक क्या होता है, विस्थापन होता है। अब अत्यधिक दूरी तक विस्थापन होता है तो जैसे नदी के घाटी का निर्माण हो गया, बाढ़ के मैदान का निर्माण हो गया, डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो अपर्दन के कारकों के द्वारा जो नवीन भू आकृतियों का निर्माण होता है उसे तृतीय श्रेणी की भू आकृति कहते हैं। ठीक। अब ये अंतर्जात बहिर्जात बल से संबंधित जितनी बातें थी हमने कर ली है। हमने आज भू आकृतियाँ क्या है इसके बारे में जाना। उस भू आकृति के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, हमने उनसे संबंधित जितनी बातें थी हमने उसको कर लिया। अब हम उस अंतर्जात बल तथा बहिर्जात बल के लिए जैसे अभी हमने समझा कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हैं, क्या होता है कि घनत्व में वृद्धि होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होने के कारण दाब में वृद्धि होती है। ठीक है। अब हम इससे आगे की क्लास में पृथ्वी की जो भूगर्भीय संरचना है कि पृथ्वी के सतह से आंतरिक भागों में जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन देखा जाता है, अब हम उससे संबंधित बातें करेंगे। ठीक है। आज भू आकृतिक संबंधी विशेषताएं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल से संबंधित जितनी बातें थी हमने किया। ठीक है। आज यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।